हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफरेंस एंड रिवीजन की। रेफरेंस जो है ये दी जाती है हाई कोर्ट को, और इससे ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है हाई कोर्ट से कि ये कानून सही है नहीं है, या क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ समझते हो, किसी भी कानून की इंटरप्रिटेशन जिसका फिर जो भी डिसीजन होगा वो औरों पर भी एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हो आप? तो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेफर कर सकती है कोई भी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ का, और कोई भी कानून आज की तारीख में वैलिड है नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई भी कोर्ट, सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट, रेफर कर सकती है हाई कोर्ट को कि आप इसका बताओ क्या करना है, और फिर जैसा वो बताएंगे वैसा डिसीजन होगा। दिस इज रेफरेंस। रिवीजन जो होता है ये हाई कोर्ट भी कर सकती है, सेशन कोर्ट भी कर सकती है अपने से सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट की। कई बार क्या होता है कि ना मामला शुरू में ही ढंग से केस चले बगैर ही डिसमिस कर दिया जाता है। ऐसे में फिर जब, क्योंकि प्रॉपर जजमेंट है नहीं, प्रॉपर ट्रायल चला नहीं, प्रॉपर कोई इक्विटल जैसा है नहीं, डिस्चार्ज हो गया एक बंदा या कुछ इस तरह की सिचुएशन है, तो फिर ऐसे में रिवीजन अप्लाई की जाती है। क्योंकि जहां अपील हो सकती है वहां तो अपील ही होगी ना, लेकिन जहां पर अपील हो ही नहीं सकती क्योंकि प्रॉपर जजमेंट नहीं है, एक बंदे को शुरू में ही डिस्चार्ज कर दिया, तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट, सेशन कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन लगाई जाती है, और फिर वो देखते हैं और सारे रिकॉर्ड वगैरह मंगवा कर, और उनको लगता है कि हाँ कुछ गलत है, तो फिर वो उस ऑर्डर को रिवाइज कर देते हैं एक तरह से, जैसे हम पेपर रीचेक करवा लेते हैं ना, तो ये उस तरह से होता है। तो दिस इज रिवीजन। तो इतना ही है, इजी है, इसको पढ़ते चले जाओगे समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें हम सेक्शन जो है वो 445 तक पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले 436, 437 ये बात कर रहा है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है कि जब एक लोअर कोर्ट, अब यहां लोअर कोर्ट में दोनों आ गए, सेशन कोर्ट भी आ गया और जेएमएफसी भी आ गया, लोअर कोर्ट, ये हाई कोर्ट से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बताओ आप, ठीक है। अब शुरू करते हैं 436(1) रेफरेंस टू हाई कोर्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी एक्ट की वैलिडिटी पर, ऑर्डिनेंस भी रूल ही होता है एक तरह से, रेगुलेशन पर, मतलब उनको ये लग रहा है कि यार जिस एक्ट में ये कंप्लेंट आई है, जो मैटर हमारे सामने आया है, जिस एक्ट की हम, जिस कानून की बात कर रहे हैं, ये कानून ही इनवैलिड है, गलत है, बेकार है, खत्म हो चुका, पुराना है, बेकार, लेकिन अपने आप से लोअर कोर्ट डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो हाई कोर्ट को रेफर करेंगे। और अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट या ये पर्टिकुलर प्रोविजन इनवैलिड, इनऑपरेटिव है, तो वो हाई कोर्ट से एक तरह से उसके बारे में एक वो ले लेंगे कि सर आप बोल दो, तो फिर हम इसको अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर देंगे। नाउ कोर्ट ऑफ सेशन तो एनी अदर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रेफर कर सकती है हाई कोर्ट को, ठीक है। अब हाई कोर्ट जो है वो जब मैटर चला गया, तो उस वक्त रेफरिंग कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो या तो बंदे को जेल में डाल दें या बेल पर उसको, यानी जेल या बेल, कोई एक चीज उसका, क्योंकि अब माना हाई कोर्ट पे मैटर चला गया, हाई कोर्ट जवाब देगा एक दिन में, तो दे नहीं देगा, व्हाट्सएप तो है नहीं जो तुरंत रिप्लाई आ जाएगी, तो इट मे टेक सम टाइम। तो इन द मीन टाइम या तो बंदे को जेल में रखेंगे या बेल पे छोड़ देंगे, दैट इज द पॉइंट। डिस्पोजल ऑफ केस एज पर डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अभी मैं रेफरेंस पढ़ा रहा हूं, रिवीजन नहीं। रेफरेंस में क्या था, एक क्वेश्चन हमने रेफर किया था हाई कोर्ट को कि सर आप बताओ क्या करना चाहिए। तो अब जब तक हाई कोर्ट नहीं बताता, मैंने आपको बता दिया कि बंदे को या तो जेल में रखेंगे या बेल पे छोड़ देंगे। अब सपोज हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तो फिर जो भी फैसला होगा वो रेफरिंग कोर्ट के पास आएगा, और वो उस हाई कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से अपनी जजमेंट इशू करेगा, और किसको इस खर्चे को बियर करना है इसके बारे में फैसला होगा, राइट। इसमें ये लिखा, हाई कोर्ट रिव्यूज द मैटर, पासिस एन ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। बाइंडिंग कम्युनिकेशन है, हाई कोर्ट ने जो बोल दिया फिर वो बोल दिया, बस खत्म। द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द केस इन कंफर्मिटी, स्ट्रिक्टली इन कंफर्मिटी विद द हाई कोर्ट डिसीजन। उनके पास पावर नहीं है। लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफरेंस के लिए भेजा, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन वापस लोअर कोर्ट को भेज दिया, तो लोअर कोर्ट अब
अपना फैसला उस हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से देगा, बात खत्म। खर्चा कौन बियर करेगा वो देख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। देखो, जहां अपील पॉसिबल है वहां अपील ही होगी, लेकिन अपील कई बार तभी पॉसिबल होती है जब प्रॉपर केस चलता है, डिसीजन होता है, एक्विटल होगा, सेंटेंसिंग होगी। लेकिन अगर केस ही डिस्चार्ज हो गया शुरू में कि यार कुछ नहीं है, देयर आर नो ग्राउंड, जाओ यहां से, प्रॉपर केस चला ही नहीं, तो फिर ऐसे में जब प्रॉपर जजमेंट नहीं है तो अपील नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस में फिर होती है रिवीजन। रिवीजन भी जाएगी सुपीरियर कोर्ट को, जेएमएफसी की जाएगी सेशन कोर्ट को, और सेशन कोर्ट की जाएगी हाई कोर्ट को। नाउ जहां अपील अवेलेबल है उसको आपने अवेल नहीं किया तो आप रिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते। मैं फिर बोल रहा हूं, अपील जहां पॉसिबल है, जहां प्रॉपर जजमेंट हुई है ट्रायल के बाद, वहां अपील होती है तो अपील ही करनी है, रिवीजन नहीं अप्लाई करनी है। करेक्ट। नाउ कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज रिविजनरी पावर्स। अब जिसके पास मैटर गया नेचुरली वो कागज तो मंगवाएगा ही, फाइल तो मंगवाएगा। टू कॉल फॉर एन एग्जामिन ट्रायल रिकॉर्ड्स। नेचुरली जब तक आप फाइल नहीं मंगवाओगे तो आप पढ़ोगे क्या, और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो फैसला कहां से दोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात यहां लिखी हुई है लॉ में कि रिविजनल पावर्स जो है वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पर नहीं हो सकती। अब ये क्या है? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का मतलब होता है इंटरिम, मतलब अगर बीच में अभी केस चलते चलते कोई छोटा मोटा डिसीजन हो गया तो उस पर अभी नहीं भैया, जैसा भी है जो भी है, जब केस इधर फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही आप अपील रिवीजन कुछ भी सोच सकते हो, बीच में आपके पास कोई पावर नहीं है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का मतलब टेम्परेरी और इमीडिएट ऑर्डर, इंटरमीडिएट ऑर्डर जो बीच में पास होते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। अभी पहले जो कोर्ट जिसके पास है वो पूरा करेगा, उसके बाद होगा। और ये बात भी है कि मान लेते हैं आप हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहां भी जाना है तो आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह जो आपने अप्लाई कर दिया तो कर दिया। इफ ए पर्सन अप्लाइज टू वन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ही कैन नॉट गो टू द अदर कोर्ट। ठीक है। पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ये तो होना ही है। जब कोर्ट के पास मैटर जाएगा तो रिकॉर्ड मंगवाने के बाद अगर उनको जरूरत लगती है तो इंक्वायरी इनटू अ कंप्लेंट तो करेंगे ही। अगर किसी बंदे को छोड़ रखा था, अब उसको बंद करना है, द एक्यूज्ड मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो बिफोर इंक्वायरी इनटू डिस्चार्ज इज ऑर्डर्ड। अब एक बंदे को छोड़ रखा है लेकिन अब उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी कि क्यों छोड़ दिया जी। आमतौर पर रिवीजन, मैंने पहले ही कहा ना, अगर एक बंदे को डिस्चार्ज ही कर देंगे तो फिर रिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो बंदा छूट बैठा है उसको तो लग रहा था मैं आजाद हो गया, अब वापस मामला पहुंच गया सुपीरियर कोर्ट में, अब उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी तो उसको एक उसकी बात तो सुनेंगे ना, गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। लेकिन वो कुछ रोक नहीं पाएगा उस बात को, वो एक बार इंक्वायरी बैठेगी तो इंक्वायरी होगी। सेशंस जज पावर ऑफ रिवीजन, ये तो आइडेंटिकल टू हाई कोर्ट है। पावर सभी जजेस की यही होती है, जो उनको करना है वो उनको करना है। अगर उनको लग रहा है ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो दोबारा से अपना सारा ऑर्डर वैसे रूटीन में लोग किसी की बात सुनते नहीं रिवीजन में, लेकिन चाहे तो पार्टीज की बात भी सुन सकते हैं, ऑर्डर जो दिया हो उसको रिवर्स कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, सेंटेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, फाइन कंपेंसेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। पावर्स तो पूरी हैं, कोई इसमें वो नहीं होती। एडिशनल सेशन जज के पास भी वही पावर्स हैं जो सेशन जज के पास है, और सेशन जज के पास वही पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के पास है। और हाई कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं 442 में। ये कह रहा है कि इनके पास भी सारी पावर्स हैं, जो मैं भी बोल रहा था, कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग, सेटिंग असाइड, कुछ भी कर सकते हैं ना। जब एक मामला उनके पास आ गया तो जो उनको ठीक लगेगा वैसा ऑर्डर वो पास कर देंगे, बात खत्म। रूटीन में मैंने कहा कि ये लोग दोनों पार्टीज की बातें सुनना, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई अगर अगेंस्ट किसी के डिसीजन लेना है तो फिर तो उसकी बात सुनेंगे ना। नो ऑर्डर कैन बी पास दैट प्रेजुडिसेस एन एक्यूज्ड। बात समझिएगा, अगर किसी के खिलाफ कोई डिसीजन देना है तो उसकी बात सुननी जरूरी है। क्योंकि देखो, आज आप एक आदमी मान लेते हैं लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया और मामला पहुंच गया रिवीजन के लिए सुपीरियर कोर्ट में, और वो कहते नहीं इसको नहीं छोड़ना, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, तो उसकी बात तो सुनोगे, बात तो सुनोगे ना। रिवीजन कैन नॉट कन्वर्ट एन एक्विटल इनटू अ कन्विक्शन। आप बोलोगे सर इतनी देर से तो आप यही पढ़ा रहे हो, अब आप बोल रहे हो रिवीजन कैन नॉट कन्वर्ट एक्विटल इनटू कन्विक्शन। नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ाया है। एक्विटल का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा, 2 मिनट के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था अगर एक बंदा बिना केस चले छोड़ दिया जाए शुरू में ही तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज, और प्रॉपर केस चलने के बाद जब वो छूटता है तो उसको बोलते हैं एक्विटल।
तो जब प्रॉपर केस चला था तो एक्विटल हुआ था, तो अपील होनी चाहिए थी, रिवीजन इसमें फिर नहीं आएगी। तो रिवीजन में या तो फिर हद से वो यही बोलेंगे कि दोबारा ट्रायल चलाओ, लेकिन रिवीजन अपने आप में एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो क्या मतलब, एक आदमी जो शुरू में डिस्चार्ज हो गया तो उसको सजा दे सकती है, हाँ उसको दे सकती है, बट एक्विटल नहीं। एक्विटल बड़ी चीज है। एक्विटल का मतलब प्रॉपर केस चला, या तो एविडेंसेस नहीं मिले, या एविडेंसेस के बावजूद जज साहब को ये लगा, मैजिस्ट्रेट साहब को ये लगा कि ये बंदा दोषी नहीं है, तो एक्विटल हुआ। एक्विटल कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए एक्विटल के बंदे को सीधा कन्विक्शन में नहीं डाल सकते रिवीजन में, राइट। मैंने आपको पहले ये चीज भी बताई थी कि अगर अपील करनी है, अपील पॉसिबल है तो अपील ही कर लो, रिवीजन अप्लाई नहीं हो सकती। माना बंदे ने गलती से रिवीजन अप्लाई कर दी अपील की जगह, तो फिर या तो मामला अपील में रेफर किया जाएगा कि अपील फाइल कर दे, या अगर कोर्ट को लगे कि यार अब तो अपील फाइल करने की डेट भी निकल गई और बड़ा इनजस्टिस होगा, तो वो उस रिवीजन को भी अपील की तरह ट्रीट कर सकता है, राइट। The court can treat the revision application as an appeal in the interest of justice, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होने वाला नहीं, कोई टिपिकल सिचुएशन हो तो ऐसा हो भी सकता है, राइट। अब ये कह रहा है सपोज 4 बंदे थे, एक ने रिवीजन अप्लाई कर दी हाई कोर्ट में, एक ने सेशन कोर्ट में, कुछ भी ऐसे समझ लो। तो अलग अलग लोग हैं, ट्रायल सेम था, 4 लोगों का एक साथ कन्विक्शन हुआ था, मान लेते हैं कुछ भी इस तरह का मैटर था। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हाई कोर्ट क्या करता है, या तो सारे सेशंस कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देगा कि सारे मैटर मेरे पास ले आओ, मैं रिवाइज कर देता हूं, या फिर अपना मैटर भी सेशन कोर्ट को भेज देगा कि भाई ये तो एक ही ट्रायल है, 4 बंदे एक ही क्राइम में पकड़े गए, तो चारों का केस फिर एक ही जगह चलना चाहिए ना। सपोज 4 बंदे अलग अलग दिमाग लगा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजिंग और कंफ्लिक्टिंग जजमेंट ना आए तो सारे केसेस को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं, या तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। सो ट्रांसफर ऑल रेलेवेंट केसेस या तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, या फिर वो अपना केस भी सेशन जज को भेज देगा, ऐसा होता है, ठीक है जी। राइट ऑफ पार्टी टू बी हर्ड, देखो वैसे रूटीन में तो कोई इसमें हियरिंग वेयरिंग होती नहीं है, बात आ रही समझ में, रूटीन में इसमें कोई हियरिंग नहीं होती है, लेकिन कोर्ट के पास पावर तो है ही, अगर उनको लगता है कि मुझे सुननी है किसी की बात तो वो सुन भी सकते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं कि सुनेंगे ही नहीं। रूटीन में इसमें हियरिंग नहीं होती, ये प्रॉपर कोर्ट केस के स्टाइल से नहीं चलता, ये रिवीजन है। और ये बात जैसे पहले भी पढ़ाई थी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा वो लोअर कोर्ट के पास चला जाएगा, लोअर कोर्ट उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर देगा अकॉर्डिंगली, उसमें वो कोई चेंज नहीं करेगा, दे आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजन। हाई कोर्ट का फैसला है तो ऑब्वियसली लोअर कोर्ट को मानना पड़ेगा, और वो अपना ऑर्डर अकॉर्डिंगली करेक्ट या अमेंड कर देंगे, ठीक है जी। सो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। रेफरेंस डिवीजन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन के एंड में बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये लास्ट वाला जो सिलेबस का एंड है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ही, अपील, रेफरेंस, रिवीजन, और अभी इससे अगला क्वेश्चन जो पढ़ाऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस टू वाइफ एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो इसको ध्यान से ही पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट समझो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबरों पे व्हाट्सएप करो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट करो। थैंक यू।